गुड इवनिंग बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने राष्ट्रपति के टॉपिक पे बात कर रहे थे और राष्ट्रपति के टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे इशूज़ के बारे में, मुद्दों के बारे में बात कर लिया था कि जैसे राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने बात कर लिया था। और उसके बाद सेकंड टॉपिक था राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियाँ या उसकी शक्तियों के बारे में, अधिकार या शक्तियों के बारे में, उसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, अध्यादेश से संबंधित शक्ति, वीटो पावर से संबंधित शक्ति और उसके अलावा आपातकालीन से संबंधित शक्तियों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात कर लिया था, तो आज हम लोग को विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करना है। तो वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो विधायी शक्तियों के अंतर्गत शामिल की गई हैं और राष्ट्रपति क्या करता है, उसको कार्य के रूप में क्या करता है, करता है। तो आइए जो है पहली जो शक्ति है, जो पहला पॉइंट है, उसमें पॉइंट में दिया गया है संसद सत्र को आहूत करने तथा सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति। ये सभी प्रकार की शक्तियां किसके पास है, तो ये सभी प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। दूसरा पॉइंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की शक्ति। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक उस समय बुलाया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा के बीच मतभेद हो या विचारों में अंतर हो, तो वैसे समय राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है, तो वह अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास है, स्पीकर के पास है। संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। तो संयुक्त बैठक से संबंधित जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन यही होता है। दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये है कि वो अक्सर वही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यह होता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि संयुक्त बैठक के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो संयुक्त बैठक के लिए जो अनुच्छेद है 108 है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कब किया जाता है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान उस समय किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या हो, मतभेद हो या विचारों में अंतर हो, तो वैसे समय राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विधायी शक्तियों में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, ऐसे 12 विशेषज्ञों का जो है राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में मनोनयन करता है, मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य किस किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आर्ट के सेक्टर में, साहित्य लिटरेचर के सेक्टर में, विज्ञान साइंस के सेक्टर में, समाज सेवा सोशल सर्विसेज के सेक्टर में, ये क्या होते हैं, ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। और ऐसे लोगों की नियुक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 83 या 83 के अंतर्गत जो है इन मनोनीत सदस्यों के बारे में बात किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन कौन करता है, तो 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये किन किन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे विशेषज्ञों का राज्यसभा में जब उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता
तो वैसे संदर्भ में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का क्या करता है, मनोनयन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष प्रकार के विधेयकों जैसे धन विधेयक, भारत की संचित निधि से व्यय करने की मांग करने वाले विधेयक आदि को प्रस्तुत करने के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो धन विधेयक जब जो प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति का जो है धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के लिए जो अनुच्छेद का बात किया गया है, अनुच्छेद 110 में मनी बिल धन विधेयक का बात किया गया है। उसके बाद संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि के लिए अनुच्छेद 266(1) में बात किया गया है। संचित निधि पर दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक व्यय होता है संचित निधि से किया जाने वाला व्यय और दूसरे प्रकार का जो व्यय होता है संचित निधि पर भारित व्यय। संचित निधि से किया जाने वाला व्यय एक ऐसा व्यय होता है जो भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री क्या करता है, संसद सदस्यों से यह मांग करता है, अपने बातों को रखता है कि हमको इतने पैसे का ज़रूरत है और यह पैसा किन किन सेक्टर में कितना कितना खर्च करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में या जो वेलफेयर स्कीम है उस सेक्टर में खर्च करने हैं। ये सभी चीज़ें जो है बजट के माध्यम से उनको पैसा प्राप्त होता है और ये पैसे बिना संसद के अनुमति के निकाले नहीं जा सकते। तो संचित निधि से जो किया जाने वाला व्यय होता है, ऐसे व्ययों के लिए संसद की अनुमति क्या है, आवश्यक है और उसके अलावा इस पर वोटिंग का भी प्रावधान है। जबकि संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं, ये ऐसे व्यय होते हैं जो पहले से ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये कौन से व्यय हैं, तो ये ऐसे व्यय हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी के अध्यक्ष, इन सभी का वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है और ये संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। ऐसे व्ययों के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, इस पर डिस्कशन डिबेट नहीं होता और इस पर वोटिंग का प्रावधान नहीं होता, लेकिन संसद के समक्ष जो है ब्यौरा देना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो संचित निधि से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो ये फंड हैं, 3 प्रकार के फंड होते हैं। एक फंड है संचित निधि, दूसरा फंड होता है लोक लेखा निधि और तीसरा फंड होता है आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि के लिए अनुच्छेद 267(1), उसके बाद लोक लेखा निधि के लिए 266(2) और संचित निधि के लिए अनुच्छेद 266(1). ये सभी निधियां, ये सभी फंड जो है आपको संविधान में भी देखने के मिलेंगे टॉपिक के रूप में और यह टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेंगे। तो यह टॉपिक इकोनॉमिक्स वाले सर क्या करेंगे, आपको कराएंगे। बाकी जो उसका संवैधानिक पहलू होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने 3 निधियों के बारे में बात किया, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। आकस्मिक निधि से पैसा उस समय निकाला जाता है जब देश में जो है प्राकृतिक आपदा का सिचुएशन हो या डिजास्टर का सिचुएशन हो। तो ऐसे सिचुएशन में जन धन की हानि को कम करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को राहत कार्य पहुंचाने के लिए उस निधि से पैसा निकालकर खर्च किया जाता है और खर्च करने के बाद जो है संसद के समक्ष ब्यौरा देना आवश्यक होता है। तो यह निधि जो है किसके नियंत्रण में होती है, तो यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, आकस्मिक निधि। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विधेयक, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, तो वह विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जिस दिन उस पर हस्ताक्षर कर देगा वह बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा या कानून बन जाएगा। लेकिन कुछ विधेयक पर वह अपनी राय को क्या कर सकता है, रोक सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास करके भेजा गया, साधारण विधेयक के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वैसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए पुनः सदन के पास वापस कर सकता है। लेकिन सदन के द्वारा अगर पुनर्विचार पे विचार न किया जाए, फिर से उसी विधेयक को अगर पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा तो राष्ट्रपति ऐसे संदर्भ में उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वह संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश पारित कर सकता है। तो संसद के सत्र में जैसे होता क्या है
कि कभी कभी जब संसद का सत्र नहीं चलता, संसद का सत्र मीन्स कि लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, जब लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होगा तो उस समय कानून बनाने का सिचुएशन नहीं होता, नियम कानून उस समय नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि संसद का सत्र चलेगा तभी उस पर डिस्कशन डिबेट होंगे, बिल पेश किए जाएंगे और तभी कानून क्या होगा, बिल क्या होगा, कानून के रूप में आएगा। मान लीजिए वैसे समय जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और भारत देश को एक अच्छे कानून का जरूरत हो और वह कानून अति आवश्यक हो, तो वैसे संदर्भ में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है, अध्यादेश शक्ति ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वह अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंतर्गत 6 सप्ताह के अंदर सदन लोकसभा राज्यसभा से पास कराना आवश्यक होगा, नहीं तो वह जो है ऑर्डिनेंस स्वयं क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया जाता है अध्यादेश शक्ति। तो अध्यादेश शक्ति का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 में है। कब जारी किया जाता है, उस समय जारी किया जाता है जब या तो दोनों सदन का सत्र न चल रहा हो या दोनों सदन में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो, तो ऐसे संदर्भ में अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन अगर संसद का दोनों सत्र चल रहा हो तो वैसे समय राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जाता, तो अध्यादेश उसी समय जारी किया जाएगा जिस समय संसद का सत्र न चल रहा हो। नेक्स्ट आते हैं, इसी विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्या करता है, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, वह सभी रिपोर्टों को संसद के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत कराता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जो है किसी भी प्रकार के अनुदान का आवंटन नहीं किया जा सकता, तथा केंद्र और राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे के लिए फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन करता है 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 बनाया गया है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का बात किया गया है और यह फाइनेंस कमीशन जो है क्या करता है, इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वां वित्त आयोग यह क्या करता है, वित्त आयोग का कार्य यह है कि वह केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व का क्या करे, बंटवारे के रूप में क्या करे, सलाह दे, और इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो इनके नियुक्ति की व्यवस्था है, एक व्यवस्था, उसको बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम जो सिस्टम है उसको हम लोग जब न्यायपालिका का टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। कोलिजियम सिस्टम के क्रिटिसाइज के रूप में एक नया सिस्टम आया, वह सिस्टम था न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये मुद्दा वहाँ का मुद्दा है, तो वहाँ पे हम लोग आएंगे तो बात करेंगे न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, कोलिजियम व्यवस्था क्या है, कोलिजियम व्यवस्था से न्यायिक नियुक्ति आयोग का व्यवस्था कैसे बेहतर है या कोलिजियम व्यवस्था बेहतर है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी चूंकि राष्ट्रपति का टॉपिक कर रहे हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित जो न्यायालय से संबंधित टॉपिक होंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत एक अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक मुद्दों पर उसकी संवैधानिकता के से संबंधित जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन ऐसे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसको सलाह दे भी सकता है और सलाह न भी दे सकता है, इस पर किसी भी प्रकार का बाध्यता नहीं है। अगर सलाह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश देता है तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। तो यह व्यवस्था जो सलाहकारी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से की गई है, वह व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 143 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति भी मिली है। क्षमादान शक्ति के लिए अनुच्छेद 72 बताया गया है। तो याद कर लीजिए, बहुत पूछता है कि क्षमादान शक्तियों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो क्षमादान शक्तियों के लिए अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर सजा दिया जाता है, हो सकता है वह सजा आजीवन कारावास का हो सकता है कि वह सजा उसको फांसी का सजा हो,
या हो सकता है कि और अन्य किसी प्रकार का सजा हो, तो ऐसे सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कम कर सकता है, न्यूनतम कर सकता है, या हो सकता है कि पूरी तरीके से क्या कर दे, समाप्त कर दे। ये सभी जो अधिकार प्राप्त हैं किसके अंतर्गत प्राप्त हैं, तो क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त हैं, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षमादान शक्ति बहुत पूछता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत याद रखिएगा, आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर के अंतर्गत 3 प्रकार के इमरजेंसी हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो 352 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का बात किया गया है। उसके अलावा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का बात किया गया है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया गया है। उसके अलावा 360 में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात किया गया है। ये 3 प्रकार के आपातकाल है, 352, 356, 360, बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 जो है उस समय लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल जिस समय देश में किसी बाह्य शक्ति का आक्रमण हो जाए या देश में जो है आंतरिक विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इस सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है 352 के अंतर्गत। और ऐसे 352 नेशनल इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स का एबोलिशन भी हो सकता है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को क्या करके छोड़ के बाकी सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। जबकि 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति शासन का उस समय प्रयोग किया जाता है जिस समय कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो जाए, तो वैसे संदर्भ में मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से क्या करता है, शासन करता है। वित्तीय आपातकाल, अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग उस समय होता है जिस समय देश दिवालिया के कंडीशन पे आ जाए। दिवालिया का कंडीशन का मतलब कि देश का फिनेंशियल लेवल इतना क्राइसिस हो जाए, इतना नीचे चला जाए कि वह अपने कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता भी न दे पाए, उनके खर्चों का वहन भी न कर पाए। तो ऐसे संदर्भ में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। लेकिन अभी तक भारत में कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। तो ये नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों टॉपिक हम लोग जब आपातकाल में आएंगे, इमरजेंसी का टॉपिक करेंगे भाग 18 के अंतर्गत, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए जो सभी टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति का या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, यह टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएसआई में ही आएगा, ये सभी समान रूप से सभी प्रकार के कंपटीशन में क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि पीसीएस में नहीं आएगा, अगर पीसीएस में नहीं आएगा तो सिर्फ लेखपाल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉपिक सिर्फ पीसीएस में भी क्वेश्चन आएंगे, आईएएस में भी क्वेश्चन आएंगे, या सभी प्रकार के जो आप वनडे एग्जाम देते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। सिर्फ अंतर इतना होगा कि क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में अंतर होता है, टॉपिक में चेंजेस नहीं होता। तो टॉपिक में चेंजेस नहीं होगा, टॉपिक को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है और उसके बाद जो है टॉपिक को रिवाइज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए नेक्स्ट जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति भी प्राप्त है। तो वीटो शक्तियों में भारत में 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण वीटो या इसको एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं या इसे आत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि विधेयक पर अपनी अनुमति को रोके रखना, इसके बाद विधेयक समाप्त हो जाता है। ऐसे संदर्भ में इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति करता क्या है कि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर कहाँ पे आया, राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति वैसे विधेयक पर अपनी अनुमति ही रोक देता है। तो इससे जो है किस वीटो का प्रयोग मानते हैं, पूर्ण वीटो का, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग मानते हैं। इसके संदर्भ में 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी मंजूरी रोके रखी तथा 1991 में श्री आर वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन भत्ते विधेयक पर अपनी मंजूरी रोक दी थी। तो ऐसे संदर्भ में जो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी रोकी गई, तो किस वीटो का प्रयोग किया गया, तो यह वीटो था पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है निलंबित वीटो, सस्पेंसिव वीटो।
सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना। जैसे मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा से किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया पास करके, तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है? राष्ट्रपति के पास ऑप्शन ये है कि वह क्या करे, उस विधेयक को क्या करे, हस्ताक्षर कर दे जिससे वह कानून बन जाए, या उसके पास यह अधिकार है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या कर दे, सदन के पास वापस कर दे। तो अगर सदन के पास वापस कर रहा है पुनर्विचार के लिए, तो वह कौन सा वीटो का प्रयोग कर रहा है? वह सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर रहा है, निलंबित वीटो का प्रयोग कर रहा है। 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लाभ के पद पर विधेयक पर क्या किया था? निलंबित वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो, JB वीटो जिसे कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? पॉकेट वीटो का मतलब है कि संसद के द्वारा कोई विधेयक पास करके लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर ध्यान ही न दे, विचार ही न करे, वह टेबल पे वैसे का वैसे रखा रहे, तो उस समय जो वीटो का प्रयोग करता है वह वीटो जो है कौन सा वीटो होता है? पॉकेट वीटो। लेकिन पॉकेट वीटो का प्रयोग हर प्रकार के विधेयक में नहीं किया जा सकता, सिर्फ साधारण विधेयक के संदर्भ में किया जा सकता है। मनी बिल के संदर्भ में इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मनी बिल ही तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही तो लोकसभा में रखा जाता है, तो इसलिए उस पर जो है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो ऐसे संदर्भ में JB वीटो को भारत में कहाँ से लिया गया है? तो JB वीटो को भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके अलावा जो पूर्ण वीटो था, एब्सोल्यूट वीटो को कहाँ से लिया गया है? तो एब्सोल्यूट वीटो को जो है ब्रिटेन से लिया गया है। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो को कहाँ से लिया गया है? तो सस्पेंसिव वीटो को जो लिया गया है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ध्यान दें, नोट है, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं है। वह ऐसे विधेयक को अनुमति करने के लिए क्या है? बाध्य है। अगर संविधान संशोधन विधेयक से संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है, तो ऐसे संदर्भ में राष्ट्रपति उस पर किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। वह उसको जो है क्या करना है? हस्ताक्षर करने के लिए उस पर क्या है? बाध्य है। अध्यादेश बनाने की शक्ति मैंने बताया ही, अनुच्छेद 123 के संदर्भ में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। उस समय जारी करता है जिस समय सदन का बैठक न चल रहा हो, सदन सत्र में न चल रहा हो, वैसे समय अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी करने के 6 सप्ताह के अंतर जो है क्या करना होगा? उस अध्यादेश को लोकसभा राज्यसभा से पास कराना आवश्यक होगा, नहीं तो अध्यादेश स्वयं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो अध्यादेश की अधिकतम का जीवन काल है वो कब तक जो है जीवित रहेगा? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। चूंकि 6 सप्ताह तो उसका टाइम लिमिट है और 6 माह सदन के 2 सत्रों के मध्य जो है 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक जो है कोई भी ऑर्डिनेंस जो है क्या होगा? बना रहेगा। लेकिन 6 माह 6 सप्ताह के अंदर अगर राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं कराया गया तो ऑर्डिनेंस स्वयं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्षमादान शक्ति के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया, अनुच्छेद 72। तो हम लोगों ने जो है क्या किया? देखा कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? एक राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 74 में हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए कार्यपालिका होगी, या सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। यह मंत्रिपरिषद क्या करेगा? सहायता एवं सलाह किसकी करेगा? किसकी सहायता करेगा? तो राष्ट्रपति की करेगा। तो इन्हीं की सहायता एवं सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन वह एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। और पुनर्विचार के बाद अगर मंत्रिपरिषद पुनः सलाह देता है तो राष्ट्रपति को क्या होगा? मानना अनिवार्य होगा। उसके बाद अनुच्छेद 75 हम लोगों ने देखा था, 75(1) में देखा था कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद 75(2) में देखा था कि जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 54 बात किए थे। अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचक मंडल का बात किया गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते, तो ये सभी लोग भाग नहीं लेते। उसके अलावा मैंने महाभियोग का प्रोसेस बताया था कि महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत होगा। महाभियोग स्टार्ट करने से पहले या राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है 14 दिन पूर्व सूचना उसको देना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन से किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। जिस भी सदन में यह स्टार्ट किया जाएगा उसके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य का जो है हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिस सदन में यह प्रस्तुत किया जाएगा उस सदन में विशेष बहुमत से उसको या 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। 2/3 बहुमत से पास करने के बाद दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा? एक जांच समिति का निर्माण करेगा। जांच समिति इस बात का जांच करेगी कि यह जो प्रक्रिया चलाई जा रही है महाभियोग की, इसमें सत्यता है या नहीं। अगर सत्यता होता है तो वह भी सदन क्या करता है? उसको विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से पास कर देता है। और जिस दिन वह पास करता है राष्ट्रपति का पद स्वयं क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने क्या किया था? पिछले क्लास में कर लिया था, रिवीजन भी आपका हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या थी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मैंने बताया था भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, जन्म से नागरिकता का बात नहीं किया गया है, सिर्फ भारत का नागरिक होना क्या है। आप भले जो है अमेरिका में पैदा हुए हों, लेकिन अगर भारत का आपको नागरिकता मिल जाता है तो आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं? उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकते हैं। जन्मजात नागरिकता का बात नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका में वहाँ का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्मजात नागरिकता की बात की गई है। उसके अलावा दूसरा क्या योग्यता था? दूसरा योग्यता था कि वह क्या हो? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। उसके अलावा वह लाभ के पद पर धारण न किया हो। ये सभी बातें जो है योग्यता के रूप में बताई गई थी। वह पागल दिवालिया न हो, ये सारे जो है योग्यता थे उसके। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये सभी बातें हम लोगों ने क्या किया था? कर लिया था। और आज शक्तियों के बारे में हम लोगों ने क्या किया? बात किया। तो देखिए राष्ट्रपति का टॉपिक हम लोगों ने क्या किया? पूरे होलिस्टिक वे में क्या किया? अप्रोच के साथ समझने का प्रयास किया और कोशिश किया कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी क्या किया जाए? अवेलेबल कराया जाए। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो आगे जब राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या होंगे? मिलेंगे। नया टॉपिक होगा। वह नया टॉपिक कौन सा होगा? वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का टॉपिक होगा। तो उपराष्ट्रपति पे हम लोग क्या होंगे? कल टुमारो मिलते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना उचित सजेशन दें जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर क्या हो? प्रस्तुत हों। धन्यवाद।